जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर हम लोग CGL4 AEDO ऑफिसर लेवल के एग्जामिनेशन के साथ साथ बिहार SSC के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले ऑफिसर अटेंडेंट एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रैक्टिस वर्कबुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पूर्व में हम लोगों ने 4 MCQs वीडियो को ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आप उसे कवर नहीं किए हैं तो प्ले लिस्ट पर उपलब्ध है, उसे एक बार आप अवश्य देख लें। याद रखें, ये सभी प्रश्न एग्जामिनेशन में आने वाले प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रश्न में पूछे गए एक्सप्लेनेशन को डिटेल में अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एग्जामिनेशन में किसी भी तरह से प्रश्न ना छूटे। आज के क्लास शुरू होने से पूर्व मैं आप लोगों को एक दो महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँगा, और वो बात है आज के वर्तमान समय में मिलने वाले कुछ नकारात्मक लोगों से जुड़े हुए। मेरे साथियों, जीवन में हमेशा कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो हमें हतोत्साहित करते हैं और हिम्मत तोड़ते हैं। इन लोगों से आप दूरी बनाइए। अपनी पढ़ाई, अपनी ऊर्जा अच्छी संगति पर लगाइए। पॉजिटिव किताबें पढ़िए, अच्छे टीचर्स के संपर्क में रहिए और अच्छे दोस्तों से जुड़े रहिए, क्योंकि एक गलत संगति आपको बर्बादी के कगार पर ले जा सकती है। इसलिए मेरा मानना है कि संगत बदलो, सोच बदल जाएगी। सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। हमेशा उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें उठाते हैं, गिराते नहीं। अब इसका कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि ये सारे एग्जामिनेशन बहुत बड़े पहाड़ है जिसे आप तोड़ नहीं सकते हैं। बिल्कुल नहीं। हर दिन अगर आप छोटी छोटी मेहनत करते हैं तो आप बड़े सपनों को भी हासिल कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों को विराम देते हुए आज के प्रश्नों को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजार में एक व्यवसाय संघ कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? ये इकोनॉमी से क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, पूर्ण स्पर्धा। इस प्रकार के मार्केट जहाँ पर होते हैं वहाँ पर मल्टीपल बायर होते हैं और मल्टीपल सेलर होते हैं। इन परिस्थिति में जो कीमत होता है गुड्स का, उस कीमत का निर्धारण फर्मों द्वारा नहीं किया जाता, यानी कि व्यावसायिक संघ के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि मांग और पूर्ति के आधार पर किया जाता है, यानी कि प्रचलित बाजार के कीमत के आधार पर वस्तुएं बेची जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? इसका उत्तर है आय वितरण को। लॉरेंज वक्र क्या है? ये संपत्ति या आय के वितरण का लेखाचित्र प्रस्तुत करता है। संपत्ति के वितरण में असमानता को प्रस्तुत करने के लिए 1905 ईस्वी में मैक्स ओ लॉरेंज ने इस वक्र को दर्शाया था, यानी एक ग्राफ को बना करके दर्शाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसका उत्तर है डी, सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन। ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी बात, संविधान का पालन और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना ये मौलिक कर्तव्य है। एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना ये भी मौलिक कर्तव्य है। प्रभुत्व की रक्षा और उसे बनाए रखना ये भी मौलिक कर्तव्य है। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में उपाधियों के उन्मूलन की चर्चा किया गया है? तो याद रखना है भाग 3 में। भाग 3 में अनुच्छेद 18 भारतीय नागरिकों को किसी विदेशी राष्ट्र से उपाधि ग्रहण करने से रोकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं या घोषित कर सकते हैं? 4 का उत्तर है सी, 360। अगला प्रश्न है, पूना समझौता महात्मा गांधी और किन के बीच हुआ था? तो इसका उत्तर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। यहाँ पे याद रखना है कि 24 सितंबर 1932 को महाराष्ट्र के यरवदा सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मध्य एक समझौता हुआ था, जिसका मुख्य बिंदु था दलितों के उत्थान को लेकर के। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक को विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 में प्राप्त हुआ था? इसका उत्तर है बी, प्रोफेसर गोविंदराजन पद्मनाभन। प्रश्न है, बगलिहार बांध किस नदी पर बना है? इसका उत्तर होगा चिनाब नदी पर। चिनाब नदी कहाँ है? तो आपको ध्यान में ही होगा, जम्मू एंड कश्मीर। अगला प्रश्न है, रजत रंगनी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, कल्हण। ये पुस्तक कब लिखा गया था? तो ध्यान में रखना है 1148 ईस्वी में लिखा गया था। कल्हण रहने वाले कहाँ के विद्वान थे? तो ये कश्मीर के रहने वाले थे। किस भाषा में रजत रंगनी लिखा गया है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका उत्तर होगा संस्कृत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी सही होगा, भाग 11 में अनुच्छेद 245 से लेकर के 255 के बीच। अगला प्रश्न है, भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? इसका उत्तर है बी, झारखंड में। और सेकंड स्थान पर किसका आएगा? तो वो आएगा छत्तीसगढ़। ये है दूसरे स्थान पर। प्रश्न है, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन हैं? इसका उत्तर है कैलाश सत्यार्थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न है, फिल्म कांतारा में अपने अभिनय के लिए 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? 13 का उत्तर है ऑप्शन बी, ऋषभ शेट्टी। अगला प्रश्न है, 18 जून 2024 को फिनलैंड में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता? इसका उत्तर है नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है जो दक्कन के पठार की विशेषता है? इसका उत्तर है चंदन। यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि सागौन, साल, चंदन, शीशम और महुआ ये सभी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष हैं जो कि प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में शिवालिक पर्वत श्रेणी से लेकर पश्चिमी घाटों में पूर्वी पार्श्व तक फैले हुए हैं। इन वृक्षों में चंदन का वृक्ष मूलतः दक्कन के पठार में पाए जाते हैं। चंदन के वृक्ष लगभग 9000 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं, जिनमें से 8200 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र कर्नाटक और तमिलनाडु में स्थित है। तो मूल क्षेत्र यह इसका कहाँ कहाँ स्थित है आपको याद रखना है, कर्नाटक होगा प्लस तमिलनाडु होगा। अब यहाँ पर इस प्रश्न से संदर्भ में ये भी पूछ सकता है कि ये किस प्रकार के मिट्टी में इसकी ग्रोथ सबसे अच्छी होती है। तो कठोर और लौह युक्त मृदा की उपस्थिति में इसकी वृद्धि सर्वाधिक होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे उत्सव है और यहाँ पे किस राज्य में मनाया जाता है ये बताना है। तो 16 का उत्तर है ऑप्शन ए। इसमें गणगौर उत्सव के बारे में बोला गया है, ये राजस्थान में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी हम सभी जानते हैं, ये महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार में से एक है। दुर्गा पूजा जो है मूल रूप से पश्चिम बंगाल में मनाया जाता था, बाद में ये पूरे देश में मनाया जाने लगा। अगला प्रश्न है, 1924 में विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता? इसका उत्तर है बी, दिव्या देशमुख ने जीता। ये किस राज्य में संपन्न हुआ था आपको याद रखना है, तो गुजरात में। प्रश्न है, नंबर्स डू लाई नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर है आकाश चोपड़ा। आकाश चोपड़ा कौन है? तो आप सभी क्रिकेट देखते होंगे, वर्तमान में ये कमेंट्री करते हैं, तो ये एक क्रिकेटर हैं, या कहें तो क्रिकेटर थे। रिटायरमेंट ले लिया है इन्होंने क्रिकेट से और वर्तमान में कमेंट्री करते हैं क्रिकेट से जुड़े हुए। यहाँ पर नंबर्स डू लाई है, ये मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है क्रिकेट के स्कोर या क्रिकेट्स में उपयोग होने वाले जो स्टैटिकल डाटा होता है उसी को ध्यान में रख करके ये पुस्तक लिखी गई है। प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? 19 का उत्तर है ऑप्शन सी, कांस्य पदक जीता है। ये भी VVI क्वेश्चन है, क्योंकि अब जो प्रश्न जो पूछे जाते हैं हो सकता है एक ईयर से भी पुराने प्रश्न पूछे जा सकें, क्योंकि इस बार के BPSC के क्वेश्चन में ये चीज़ देखा गया है कि लगभग 1.5 साल पुराने प्रश्नों को भी दोहराया है। प्रश्न है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? 20 का उत्तर है सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने किलोमीटर का है? तो आपको ध्यान में रखना है 4097 किलोमीटर, जो कि विश्व की 5वीं सबसे लंबी भू सीमा रेखा है। अगर राज्यों की बात करें, किन किन राज्यों के साथ ये सीमा कवर करता है, तो असम है जिसके साथ 262 किलोमीटर की सीमा रेखा कवर करता है। फिर त्रिपुरा है, इसके साथ बांग्लादेश का 856 किलोमीटर का सीमा रेखा है। इसके अलावा मिजोरम है जो 180 किलोमीटर का सीमा रेखा कवर करता है। इसके अलावा मेघालय है जहां 443 किलोमीटर का सीमा रेखा है। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल है, इसके साथ 2217 किलोमीटर का सीमा रेखा है बांग्लादेश के साथ। तो सर्वाधिक अगर सीमा रेखा के बारे में पूछ दे कौन सा राज्य कवर करता है, तो वो उत्तर होगा उसका पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? इसका उत्तर है उनका गृह त्याग। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में अपने गृह को त्याग दिया था, आप सभी जानते होंगे। इन्हीं घटना को उनका महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। प्रश्न है, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोधगया में है निर्मित की गई थी? तो उत्तर होगा इसका जापानियों द्वारा। अगला प्रश्न है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था? इसका उत्तर है उदयन द्वारा। अगला प्रश्न है कि मतविलास प्रहसन के लेखक कौन हैं या कौन था? 24 का उत्तर है ऑप्शन सी, महेंद्र वर्मन। मतविलास प्रहसन क्या है? तो एक संस्कृत नाटक है, इसके लेखक थे महेंद्र वर्मन फर्स्ट। इस नाटक में क्या दर्शाया गया है इसे भी आप ध्यान रखिए। तो इसमें मदिरा के नशे में धूत एक कपालिक की मनोदशा का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ इसमें धार्मिक आडंबरों पर कटाक्ष किया तथा बौद्ध एवं कपालिकों की हंसी उड़ाई गई है। तो ये इस नाटक का मूल बिंदु है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? अब ये प्रश्न भी 71वीं BPSC में पूछा गया है।
जिसकी जानकारी अच्छी थी उन्होंने ये प्रश्न को अच्छे तरह से सॉल्व किया है, जिसकी गलती थी उसका 1 नंबर गया और -0.33 पॉइंट भी वो अर्जित किया। तो याद रखें इस प्रश्न के उत्तर में खिलजी का होगा सबसे कम समय का शासनकाल इन सभी ऑप्शंस में। अब प्रश्न में पूछ देगा वंश के साथ साथ आपको शासनकाल बताएं, तो सर्वप्रथम याद रखना है आपको गुलाम वंश। इसका शासनकाल था 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक। इसके बाद आता है खिलजी वंश, इसका शासनकाल है 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी के बीच। इसके बाद आता है तुगलक वंश, इसका शासनकाल है 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी के बीच। फिर आता है सैयद वंश, इसका शासनकाल है 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी के बीच। और फिर आता है लोदी वंश, इसका शासनकाल है 1451 से 1526 ईस्वी। संस्थापक भी आपको मैं बता देता हूँ, लोदी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोदी, याद रखिए। गुलाम वंश के बारे में हम सभी जानते हैं कि इस वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश के संस्थापक थे गियासुद्दीन तुगलक। और सैयद वंश के संस्थापक थे हम सभी जानते हैं खिज्र खां। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया गया था, तो इसका उत्तर होगा बी.डी. सावरकर के द्वारा हुआ था। यहाँ पर इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि 1899 ईस्वी में बी.डी. सावरकर ने महाराष्ट्र के नासिक में एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन मित्र मेला का गठन किया था। इसी का नाम बदलकर 1904 ईस्वी में अभिनव भारत रखा गया। अगला प्रश्न है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? 27 का उत्तर है ऑप्शन बी 21 वर्ष तक रहे। प्रश्न है प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? उसका उत्तर होगा पटना। ये VVI क्वेश्चन है। अब ये थी कौन आपको याद रखना है, ये उससे भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। प्रश्न है आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी, समय बताना है। तो इसका उत्तर होगा 21 अक्टूबर 1943 को। आज़ाद हिंद फौज के द्वितीय चरण में इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस का जब हिटलर से विवाद हुआ तब वे जापानी नियंत्रण वाले सिंगापुर पहुंचे। यहाँ रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंप दिया। किसने सौंप दिया? तो रास बिहारी ने। यहीं से 5 जुलाई 1943 को बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। कब दिया था? तो 5 जुलाई को दिया था 1943 को, दिल्ली चलो। और 21 अक्टूबर 1943 को इन्होंने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। ये भी प्रश्न पूछा जाता है अक्सर एग्जामिनेशन में। ऑप्शन में रहेगा भारत, बर्मा, सिंगापुर, तो याद रखना है सिंगापुर होगा उसका सही उत्तर। प्रश्न है प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? तो इसका उत्तर है बिहार में। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 30 महत्वपूर्ण MCQs को सॉल्व किए हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगा होगा। आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए MCQs के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।